डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक जो है वो यूनिट नंबर 1 है, क्लास 9th का। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है मैट्रिसेस एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। तो इसके अंदर हम मैट्रिसेस और इसके डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम चैप्टर का नाम राइट करते हैं। मैट्रिसेस एंड ये चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब जो है हम आगे मज़ीद इसकी आउटलाइन जो है चैप्टर की उसके बारे में पढ़ेंगे कि यूनिट की आउटलाइन क्या होती है। यूनिट आउटलाइन असल में यूनिट आउटलाइन जो होता है वो चैप्टर के अंदर आपके जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो आपकी चैप्टर की जो है ना वो यूनिट आउटलाइन होती है। तो इस आउटलाइन का जो पहला आपका टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। ये है जी यूनिट आउटलाइन का पहला पॉइंट जो है वो इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस है। इसके अंदर हम सिर्फ जो है वो मैट्रिसेस को ही डिफाइन करेंगे कि मैट्रिसेस किस किस्म के होते हैं, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, या इसके अंदर कितने कॉलम्स वगैरह होते हैं, कितना इसका ऑर्डर होता है, और कि ये मैट्रिसेस इक्वल होता है या नहीं होता है, इसके अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो इसका दूसरा पॉइंट है वो है जी इसकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, इसके अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगे मैट्रिसेस, जैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, और इसी तरह स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इस तरह की ईटीसी बहुत सारी जो हैं वो टाइप्स इसके अंदर आ जाएंगी। और इसी तरह इसका जो थर्ड वन पॉइंट है वो है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इस पॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के अंदर ये लिखा हुआ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन का मतलब है कि इसके अंदर हम मैट्रिसेस को, दो मैट्रिसेस होंगे आपके पास, उसको आप जमा भी कर सकते हो और उसको आप सब्ट्रैक्शन मीन इसको आप माइनस भी कर सकते हो। इस पॉइंट के अंदर हम प्लस का और माइनस का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। और इसका जो फोर्थ वन पॉइंट है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसके अंदर आपके पास मैट्रिसेस होंगे, उसको आपने मल्टीप्लाई करना होगा। इसकी जो डिटेल है वो हम आगे नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे। तो इसका जो 5 वाला पॉइंट है वो है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। इस पॉइंट के अंदर हम एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। और इसका जो सबसे लास्ट वन पॉइंट है वो है सिमुल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। इसके बारे में हम अभी लिखते हैं कि सिमुल्टेनियसली solution of linear इक्वेशन। यह है जी आपकी इस चैप्टर की आउटलाइन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस इसका पहला पॉइंट आउटलाइन का, इसका आउटलाइन का दूसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, और इसका जो फोर्थ वन पॉइंट है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। फिफ्थ वाला जो पॉइंट है आपके पास वो है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, और इसका जो लास्ट वन पॉइंट है वो है सिमुल्टेनियसली सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन।
तो डियर स्टूडेंट, अभी हम जो है वो इसका इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस जो है इसकी वजाहत करेंगे, और जो बाकी आपके पास इस चैप्टर की आउटलाइन के टॉपिक्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी वजाहत करेंगे। तो पहले हम हमारा जो पहला पॉइंट है अभी हम इसकी वजाहत करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि आपके आउटलाइन का जो पहला टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। इसके अंदर हम बताएंगे कि मैट्रिसेस जो है हमें किस किस फील्ड में इसका बेनिफिट है, और ये किस किस मैथमेटिशियन इसकी जो थ्योरी और नज़रिया जो हैं वो पेश किए थे। तो इसके लिहाज से हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है। इसके ज़रिए से हम फिज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और इसी तरह आप डिफरेंट फील्ड के अंदर इसके ज़रिए से आप बेनिफिट्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह जो आपके पास मैट्रिसेस होते हैं इसके ज़रिए से ना सिर्फ आप इस दौर में इससे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, बल्कि आइंदा आने वाले दौर में भी आप इससे मुख्तलिफ टाइप्स के जो है बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए से आप फिज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह के डिफरेंट फील्ड्स इससे रिलेटेड जितने भी होंगे उसमें से आप मैथ्स में से जो है ना वो आप बेनिफिट्स जो हैं वो हासिल कर सकेंगे। इस तरह इसकी और जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि एक इंग्लिस्तान का जो है वो मैथमेटिशियन था जिसने 19th सेंचुरी के अंदर 1858 से लेके और 1859 में जो है इसकी जो है ना वो थ्योरी जो है वो आपको पेश की थी। इंग्लिस्तान का जो है ना वो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था आर्थर कैले। ये मैथमेटिशियन है और इसका नाम है आर्थर कैले, और इसने 1857 से 1858 तक जो है इस मैट्रिसेस के हवाले से इसने अपने जितने भी जो है वो नज़रियात और जितनी भी जो थ्योरी हैं वो इसने पेश की थी। तो इसके बाद जो है हम मज़ीद मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। अभी हम जो है वो इसका इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, तो अब मैं जो है वो मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करने लगा। डिफाइन मैट्रिक्स। डिफाइन मैट्रिक्स, इसके अंदर आप लोगों ने बताना है कि हम जो मैट्रिक्स बनाते हैं वो मैट्रिक्स किस तरह बनता है और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं और कौन से एलिमेंट जो हैं वो आप इसके अंदर ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है वो राइट करने लगा हूँ। इसकी डेफिनेशन होती है रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर 0 1 2 3 4 5। आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो इनक्लोज इन अ ब्रैकेट, तो उसको फिर जो जो आप एलिमेंट लेते हो उसको अगर आप ब्रैकेट के अंदर लिख दो तो वो आपका जो है ना वो मैट्रिक्स बन जाता है। अभी मैं इसकी डेफिनेशन जो है वो इधर राइट करता हूँ। रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर लाइक, या और आप से भी लिख सकते हो 0 1 2 3 4 एंड 5। A rectangular array or a formation of real number से 0 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह के आप रियल नंबर अपनी मर्जी से भी ले सकते हो। और इसके बाद है इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट।
इनक्लोज इन अ ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो आपने रियल नंबर लिए हैं, अगर आप इन रियल नंबर्स को एक ब्रैकेट के अंदर लिख दो तो वो आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसा कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। फर्ज करो ये मेरे पास, ये मैंने रियल नंबर लिए थे 0 1 2 3 4 और 5। अब मैं इसको अगर ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा 0 1 2 5 3 4, तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स की फॉर्म आ गई है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, अ रेक्टेंगुलर अरे आर अ फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर से 0 1 2 3 4 एंड 5 इनक्लोज इन अ ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स की मैंने एग्जांपल दी है आपको कि कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हो, रियल नंबर लेने के बाद आप इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो, तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया है। तो डियर स्टूडेंट, मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बाद अब हमने मैट्रिक्स के कॉलम्स और रोज़ के बारे में पढ़ना है कि मैट्रिक्स जब आप बनाते हो तो उसके अंदर कितनी रोज़ और कितने कॉलम होते हैं, और वो जो मैट्रिक्स होता है वो कितने ऑर्डर का होता है, उसके बारे में हमने भी यह वो डिटेल में पढ़ना है। तो अब हम जो है वो मैट्रिक्स के जो है ना कॉलम्स और रोज़ के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिसेस, रो एंड कॉलम्स। इसमें हम लोगों ने बताना है, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आ जाए तो उसका आपने बताना है। इसमें असल मकसद ये है कि इसमें रोज़ और कॉलम बताने का मकसद यही है कि ताकि आप इससे मैट्रिक्स की जो है ना वो शिनाख्त कर सको ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम मैट्रिक्स की रोज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्ज करो जी मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, मेरे पास ए मैट्रिक्स है, उसके अंदर मैं कोई भी एलिमेंट अपनी मर्जी से ले रहा हूँ 2 3 4 5 6 और ये 0। ये मैंने अपनी मर्जी से एक मैट्रिक्स लिया है डियर स्टूडेंट, और मेरे पास इस शेप में अगर मैं ऊपर वाली लाइन को सर्कल करता हूँ तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल शेप में ये जो मेरे पास लाइन है, ये मेरे पास, इसको मैं R1 का नाम दे दूँगा। R1 मीन रो 1, R1 का मतलब रो 1। इसी तरह ये जो मेरे पास दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको मैं R2 का नाम दे दूंगा। ये मेरे पास पहली जो लाइन थी हॉरिजॉन्टल, इसको मैंने R1 का नाम दिया और इसको सर्कल कर दिया, और ये जो मेरे पास दूसरी लाइन थी इसको मैंने R2 का नाम दे दिया, तो ये मेरे पास रो 2 बन गई। इसी तरह मैं आपको कॉलम्स के बारे में बताऊंगा कि कॉलम्स क्या होता है। मैट्रिक्स के कॉलम, फर्ज करो मैं एक दूसरा जो है वो मैट्रिक्स बनाता हूँ B, इसके अंदर भी मैं एलिमेंट ले लेता हूँ, सेम यही एलिमेंट लेता हूँ 2 3 4 5 6 और ये 0। अब क्योंकि इसके अंदर मैंने हॉरिजॉन्टली इसको जो है ना वो डिनोट किया है, तो इसके अंदर ये मेरे पास वर्टिकली जो मैं सर्कल कर रहा हूँ वर्टिकली, इसको मैं C1 का नाम दे दूंगा, फर्स्ट को, सेकंड को मैं C2 का नाम दे दूंगा और थर्ड को मैं C3 का नाम दे दूंगा। ये मैंने सेपरेट इसीलिए लिखे डियर स्टूडेंट ताकि आप इसको आसानी से समझ सको। ये फर्स्ट रो थी जो, इसको मैंने R1, सेकंड रो को R2, ये जो हॉरिजॉन्टल टाइप में है। और इसी तरह ये मैंने दूसरा मैट्रिक्स बनाया था, इसको मैंने वर्टिकली सर्कल किया है। वर्टिकली जो मेरे पास पहली रो है उसको मैंने C1, और जो मेरे पास दूसरी रो है उसको मैंने C2 और तीसरी को मैंने C3। अगर आप इसको कंबाइन लिखना चाहो तो मैं इसको कंबाइन लिख के दिखा सकता हूँ। अभी हम इसको रेज करते हैं और मैं आपको कंबाइन लिख के दिखाता हूँ। ये मेरे पास मैट्रिक्स A है जिसके अंदर मैंने एलिमेंट लिए, ये एलिमेंट आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो। अब मैं इसको पहले हॉरिजॉन्टली सर्कल करूँगा। अब हम पहले हमने सेपरेट किया था, अब हम एक ही मैट्रिक्स के अंदर इसके हॉरिजॉन्टल और इसके जो वर्टिकल पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इनको मैंने पहले हॉरिजॉन्टल कर दिया सर्कल, इसको R1 का नाम, और इसको मैंने R2 का जो है वो नाम दे दिया। अब हमने जो दूसरा पॉइंट किया था वो वर्टिकली किया था, तो इनको मैंने अब वर्टिकल करूँगा सर्कल, ये वर्टिकल सर्कल कर रहा हूँ इनको मैं।
ये मैंने इसको वर्टिकल सर्कल कर दिया। तो ये मेरे पास जो फर्स्ट कॉलम है इसको मैं C1 का नाम दे दूंगा, जो मेरे पास सेकंड कॉलम है इसको मैं C2 का नाम दे दूंगा, और इसी तरह जो मेरे पास थर्ड वन है कॉलम, इसको मैं C3 का जो है वो नाम दे दूंगा। ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन R1 R2 ये मेरे पास रोज हैं, और ये जो मेरे पास वर्टिकली लाइन है ये मेरे पास कॉलम है। तो अब हम इस मैट्रिक्स का जो है ना वो ऑर्डर बताएंगे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है असल में आपके पास ये जो रो होती है उसको आप रोज उसको आप एम से शो करवा सकते हो, और जो आपके पास कॉलम्स होते हैं उसको आप एन से जो है ना वो शो करवा सकते हो। अगर आपने इसका ऑर्डर लिखना है, क्योंकि हमने ये हमारे पास दो रोज थी R1 और R2, और रोज को मैंने एम से शो किया है, तो इसको आप रोज को पहले लिखते हैं एम बाय, और जो कॉलम है उसको आप बाद में लिखते हो। इसके अंदर 3 कॉलम थे C1 C2 C3, और उसको मैंने एम से जो है वो शो करवाया है, तो इसको आप एम बाय एम कॉलम शो करवा सकते हो। ये तो डियर स्टूडेंट अब मैं इसको रेज करने लगा। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे ये मैंने ऑर्डर लिखा था m बाई n, इसी तरह हम इसको जो है ना ऑर्डर को ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, ये इसके अंदर पहले मैं आपको वैसे बता देता हूँ डियर स्टूडेंट के ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। जैसे मैंने पहले आपको मैट्रिक्स बना के दिखाया था, ये रोज और कॉलम जो होते हैं वो आपके पास ऑर्डर बनाते हैं। इसी तरह इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि आपके पास रोज और कॉलम्स होंगे, और उसके बाद आपने बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो इसकी डेफिनेशन पहले लिखते हैं। अ मैट्रिक्स हैज रोज एंड कॉलम्स। आपके पास मैट्रिक्स है, उसके अंदर आपके पास रोज भी हैं और उसके अंदर कॉलम्स भी हैं। अ मैट्रिक्स हैज रोज एंड कॉलम्स इफ m has rows, if m has rows and n has columns। क्योंकि ये हमारे पास डेफिनेशन है, इसके अंदर मैंने लिखा है कि अ मैट्रिक्स हैज रोज एंड कॉलम, तो इसके अंदर हम जो है कॉलम्स और मैट्रिक्स के डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। तो इधर मैंने लिखा है कि m जो है हैज रोज एंड n हैज कॉलम्स, m हैज रोज एंड n हैज कॉलम्स। देन फिर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि ये जो आपके पास ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, इसको आप m बाय n मैट्रिक्स लिख सकते हो। अगर फर्ज करो मैं आपको एक मैट्रिक्स बना के देता हूँ, तो इसको मैं जो, क्योंकि हम ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑर्डर में आपने बताना होता है कि इसके अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, तो मैं इसका जो है मैट्रिक्स बना के आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। ये मैं एक मैट्रिक्स बनाने लगा हूँ। ये फर्ज करो मेरे पास B मैट्रिक्स है, और इसके अंदर मैं एलिमेंट अपनी मर्जी से ले लेता हूँ 0 2 3 1 4 5 6 7, और उसके बाद में एक और नंबर ले लेता हूँ, कोई भी 2 ले लिया। इसके अंदर अब हमने इसका ऑर्डर बताना है, क्योंकि हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका हमने ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर इसका क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, ये मेरे पास रोज होती हैं R2, और ये मेरे पास जो थर्ड वन रो है इसको मैं R3 का नाम दे दूँगा। तो इसी तरह ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल, अगर मैं इनको वर्टिकली सर्कल करता हूँ इस टाइप में वर्टिकल, तो ये मेरे पास पहला कॉलम C1, दूसरा कॉलम मेरे पास C2, और थर्ड वन जो मेरे पास C3 जो है वो कॉलम आएगा। अगर हम इसका ऑर्डर लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर 3 ही रो हैं और आपके पास 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 3 बाय 3 इसका जो है वो ऑर्डर बनेगा।
तो देयर स्टूडेंट ये था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैट्रिक्स हैज रोज एंड कॉलम्स। इफ m हैज रोज एंड n हैज कॉलम्स, तो इस मैट्रिक्स को हम m बाई n का नाम देंगे। ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाया था 3 बाई 3 का, तो इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये रोज होती हैं R1 R2 R3। इसके अंदर आप अपनी मर्जी से एलिमेंट ले सकते हो, अपनी मर्जी से जो है इसकी रोज और कॉलम्स बना सकते हो। अब हमारा जो इससे आगे वाला पॉइंट है वो है जी इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल के अंदर हमने पढ़ना है कि कोई मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, उसके बारे में हमने ज़रा डिटेल के अंदर इसको जाना है। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स के अंदर आपके पास दो कंडीशंस होती हैं इसकी। एक तो ये है कि इसके जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, और दूसरा जो है इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो भी सेम होने चाहिए। तो इसकी पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हों, उनके अंदर जो एलिमेंट हैं उनका जो ऑर्डर है वो भी सेम होना चाहिए, और उसका जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो भी सेम होने चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो हम राइट करते हैं कि टू मैट्रिक्स are called equal matrix if and only if, क्योंकि इसके अंदर दो कंडीशन है इसलिए वो कह रहा है कि if and only if। अब दो कंडीशन है इसके अंदर। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि दे हैव सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है कि इसके अंदर रोज और जो कॉलम्स हैं आपके पास वो सेम होने चाहिए, जितनी इसके अंदर रोज और उतने ही इसके अंदर कॉलम्स होने चाहिए, क्योंकि इसने कंडीशन लगा दिया है कि इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम ऑर्डर, कि इसका जो ऑर्डर है वो लाजमी सेम होना चाहिए। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी सेम होने चाहिए। देयर corresponding element have same। दो कंडीशन थी, पहली थी कि इसका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, और दूसरा इसका जो corresponding एलिमेंट है वो भी सेम होने चाहिए। तो इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि ये जो आपके पास पहली कंडीशन है कि दे हैव सेम ऑर्डर। फर्ज करो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये मेरे पास मैट्रिक्स है, इसके मैं लेता हूँ फर्ज करो एलिमेंट ले लेता हूँ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जितनी इसके अंदर रोज होंगी उतने ही इसके अंदर कॉलम्स होने चाहिए। क्योंकि देखें आप इधर देख सकते हैं कि ये मेरे पास, मैंने आपको पहले बताया कि ये जो वर्टिकली होती हैं हॉरिजॉन्टल होते हैं, ये आपके पास रोज होती हैं R1 R2, और ये मेरे पास जो वर्टिकली लाइंस होती हैं ये मेरे पास कॉलम्स होते हैं C1 और ये C2। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दो ही रोज हैं और इसके अंदर दो ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2 का ऑर्डर होगा। तो वही बात वो इधर कर रहा है कि इसके जो दे है, जो पहला पॉइंट है वो है कि दे हैव सेम ऑर्डर। इसका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, मीन जितनी इसके अंदर रो होंगी उतने ही इसके अंदर कॉलम्स भी होने चाहिए। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है आपके पास वो है कि देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैविंग सेम। करस्पॉन्डिंग मीन कि एक जैसे जो एलिमेंट हैं उनका जो एलिमेंट है उसका करस्पॉन्डिंग जो है वो भी सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग सेम होना चाहिए मतलब एक जैसे होने चाहिए। फर्ज करो जी मैंने इधर ये वाला जो फर्स्ट वाला एलिमेंट लिया है, ये मैंने 2 लिया है, तो अगर इसको मैं एक मैट्रिक्स और लेता हूँ, ये मेरे पास बी मैट्रिक्स है, या मैं इसकी एग्जांपल ले रहा हूँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की। दे हैव सेम ऑर्डर वाली एग्जांपल ये ऊपर हमने दी है, और ये जो मेरे पास सेकंड पॉइंट है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाली, ये मैं एग्जांपल इधर लिखने लगा हूँ।
ये मैंने 2 लिखा था, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूँ 1+1, क्योंकि 1+1 भी 2 ही होता है, तो इसलिए मैंने 2 को 1+1 लिखा और इसके बाद मैं इसको 3 लिख दूंगा। ये 2 है, ये 2 का 2 ही लिख दूंगा और ये 5 को मैं 5 का 5 लिख दूँगा। मीन कि ये मेरे पास हमने लिखना था कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो भी सेम होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये आपके पास 2 था, तो 2 को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ 1+1, तो इसी तरह इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो भी सेम है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये आपको हमारा आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाला लेक्चर जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके।